नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन में स्वागत करता हूं। अभी जो है बीपीएससी का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया है, का परिणाम आया है। तो और कुछ ही दिनों में जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी विषय पर जो है संवाद की जाए, बातचीत की जाए, और मैंने जो इंटरव्यू दिया था तो उससे जो प्राप्त अनुभव हुए थे तो उसको आप लोगों के बीच शेयर किया जाए। तो आज का टॉपिक है साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, यानी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। 60वीं में जब मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था तो मुझे 95 अंक आए थे 120 में। शक्ति सामंत सर का बोर्ड था जो कि काफ़ी कम अंक देने के लिए, अनइवन अंक देने के लिए, बहुत ज़्यादा अंक भी देते थे, बहुत कम अंक देने के लिए जाने जाते थे। और उन पर ऐसा मैंने सुना था कि कई लोगों ने उन पर केस भी किया था काफ़ी कम अंक देने के कारण। तो खैर वो बाद की बातें हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें। सबसे पहला और सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लोगों के मन में ऐसा विचार होता है, लोग यह कहते हैं कि साक्षात्कार की तैयारी कुछ दिनों में नहीं की जा सकती है, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि साक्षात्कार में लोग आपके व्यक्तित्व को आंकते हैं और व्यक्तित्व का निर्माण कुछ दिनों में नहीं होता है। ये सारी बातें सही बात हैं, लेकिन दूसरी ओर मैं यह भी कहूँगा कि ये सारी बातें फिजूल की बातें हैं। आप कुछ दिनों में इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, और न सिर्फ तैयारी कर सकते हैं बल्कि इंटरव्यू, मेरा ऐसा मानना है जिस पर हम लोग आगे थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, कि इसको आप जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। यह पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। साक्षात्कार को आप जैसे, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, शक्ति सामंत सर के बोर्ड में मेरा पड़ गया था और मैं बाहर बैठा मना रहा था कि मेरा उनके बोर्ड में ना पड़े, क्योंकि तब मेरा पॉलिटिकल साइंस थोड़ा कमज़ोर टॉपिक हुआ करता था और पॉलिटिकल से वो खूब सवाल पूछते थे। तो मैंने पहले ही सवाल में जो है इस तरह से ले गया मैं कि हिस्ट्री और हिंदी पर बार बार गिराता था और सवाल जो आगे हिंदी और हिस्ट्री पर ही चलते रहता था, और ये मेरा मजबूत पहलू था, ये दोनों सब्जेक्ट। तो 120 में मुझे 95 अंक प्राप्त हुए। तो इसीलिए मन से यह भ्रम निकाल देना है कि यह व्यक्तित्व का परीक्षण है, ये सब सही है, लेकिन इसकी तैयारी कुछ दिनों में हो सकती है, बशर्ते कि आप कुछ बिंदुओं को बांटकर उस पर आप पहले से एक नोट्स बना के, मैंने काफ़ी मोटा नोट्स तैयार किया था, आप एक नोट्स बना कर जाएँ, उस पर रिवीजन, बाकायदा मेंस की तरह उस पर रिवीजन करें। तो आइए शुरू करते हैं कि साक्षात्कार के क्रम में किन किन पहलुओं पर हम लोगों को किस किस एंगल से तैयारी करनी है। तो सबसे पहला जो है वो तो है बायोडाटा। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो उनके पास, हमारे जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो कुछ भी नहीं हुआ करता था, एक स्लिप पर्ची सिर्फ हुआ करती थी, उस पर कोड हुआ करता था। तो यानी इंटरव्यू बोर्ड में वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो पहला सवाल ही उनका ये होता है, आपने ग्रेजुएशन कब किया, और उसके बाद से आपने, मान लिया आपने कहा 2000, जैसे मैंने 9 में किया था, तो इसके बाद से आपने क्या किया, तो जो भी पढ़ाई किया, जॉब किया, उस सब के बारे में बताना है। इस तरह से इंटरव्यू आपका प्रारंभ होता है। तो पहला जो है पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आप तैयारी करके जाएंगे, वह है आपका बायोडाटा। बायोडाटा में पहले आप शिक्षा को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया और उसके बाद आपने क्या किया, एमए किया है, जैसे मैंने एमए किया था, एमफिल किया था डीयू से, हिंदू कॉलेज से, पीएचडी किया था, और इस दौरान मैंने 3 जॉब बदले थे। तो शिक्षा पर आप तैयारी अच्छे से करके जाएंगे कि आपने क्या किया। कार्य, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो उस दौरान मैंने 3 जॉब ऑलरेडी चेंज कर चुका था। तो आप भी अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं तो यह तय मान कर चलिए कि इंटरव्यू बोर्ड में उससे सवाल भी पूछे जाएंगे। अब हमें देखना है कि उसमें जो है किन किन बिंदुओं से सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्य में तो सबसे पहले तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के कार्य के विषय में पूछा जाएगा। जैसे मैं महारत्ना कंपनी में काम करता था तो वहाँ पूछा गया कि आपकी कंपनी क्या काम करती है इत्यादि। चूँकि वो बहुत फेमस कंपनी थी, सबको पता था वो क्या काम करती है। तो जो भी हो, आपकी कंपनी क्या काम करती है उस पर पूछा जाएगा। साथ ही साथ जो है आपकी कंपनी से जुड़े हुए जो फैक्चुअल जानकारी हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। उस कंपनी में आपकी क्या भूमिका है इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। तो कार्य में कंपनी है, आप क्या कार्य करते हैं और आपकी कंपनी क्या कार्य करती है, ठीक है, आपकी उसमें क्या भूमिका है। और यदि वह कंपनी जो है किसी भी कारण से वर्तमान समय में न्यूज़ में है तो उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि मेरी जो कंपनी थी महारत्ना कंपनी, उस दौरान जो है उनके भूतपूर्व चेयरमैन को किसी घोटाले में जो है हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने एक सज़ा सुनाई थी। तो इस पर सवाल मुझसे पूछ लिया गया कि अभी हाल ही में जो है आपकी कंपनी से जुड़े हुए कौन सा निर्णय आया है। तो अगर हाल ही में आपकी वह कोई कंपनी जो है, आपकी कंपनी जिसमें आप काम करते हैं, तो अगर वह किसी न्यूज़ में रही है, किसी कारण चर्चा में रही है, समाज सेवा इत्यादि के कारण या जो भी कारण रहा हो चर्चा में रही है, तो इससे भी जुड़े काम पूछे जाएंगे। तो दूसरा है कि आप कार्य, या आप या विद्यालय में शिक्षक हैं, उससे भी जुड़ा हुआ विद्यालय में शिक्षक में आपकी क्या भूमिका है। अगर आप वहाँ से यहाँ चले आएंगे तो आपके बच्चों का क्या होगा। इस तरह से जो है सवाल पूछे जाएंगे आपके।
तीसरा जो टॉपिक आता है बायोडाटा के अंतर्गत वह है अभिरुचि। ठीक है, और अभिरुचि पर तैयारी जो है आप बहुत ही डिटेल तैयारी करके जाएंगे। जैसे मेरी अभिरुचि थी उपन्यास पढ़ना, तो इस पर मैं बहुत ही डिटेल तैयारी के साथ गया था। कोई भी अभिरुचि हो सकती है, आमतौर पर क्रिकेट खेलना या क्रिकेट देखना मेरी अपनी समझ है, और मैंने जो पहले भी सीखा सुना था लोगों से, यह सब बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं बताना चाहिए कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं। तो जो भी हो अभिरुचि, तो अभिरुचि आपको नकली भी नहीं बताना है, आपकी जो वास्तव में जो हॉबी है, अभिरुचि है, उसी के बारे में बताना है, और उस पर आपकी गहरी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो काफ़ी डीपली सवाल तक चले जाते हैं। जैसे मैंने अभिरुचि कई सारी 2-3 अभिरुचियाँ हैं मेरी, उसमें मैंने एक अभिरुचि बताई थी वहाँ पर उपन्यास पढ़ना। तो उस उपन्यास पढ़ने के दौरान मान लिया अगर आपकी भी अभिरुचि उपन्यास पढ़ना, तो आप इसको विभिन्न एंगल से तैयार कर सकते हैं। वर्तमान में जो है बताइए 5 उपन्यासकार के नाम जो हाल में लिख रहे हैं, 5 युवा उपन्यासकार के नाम बताइए, 2020 में प्रकाशित 4 उपन्यास के नाम बताइए, कोविड-19 अभी चल रहा है बीमारी, क्या इस पर कोई उपन्यास, कविता, कहानी वगैरह लिखी गई है? आगे अगर इंटरव्यू होता है तो इस पर सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो अभिरुचि पर सवाल पूछे जाएंगे और काफ़ी विस्तार से पूछे जाएंगे, और इस पर आप अगर जवाब नहीं देते हैं तो जितना मुझे पता है कि थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट जाता है, नकारात्मक प्रभाव जो है वहाँ पर बोर्ड में जाएगा। तो आप अभिरुचि पर विस्तार में तैयारी कर लेंगे। और फिर आता है जिला, यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, उससे भी सवाल पूछे जाएंगे, और वो भी कमोबेश इतना मतलब आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप जिस ज़िले में रह रहे हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ कई एंगल से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से एंगल हो सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि उस ज़िला का ज्योग्राफिकल फीचर्स वगैरह आप जान लें कि क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, मोर्टेलिटी रेट कितना है, ये सब तो सारी जानकारी उस ज़िले की आप जानकारी ले ही लें। जिस भी ज़िले में हैं तो वहाँ के वेबसाइट पर या डीएम जो जिस ज़िले के डीएम हैं उन डीएम के साहब के उस पर जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त जो कई सारे सवाल जो ज़िले से बनते हैं, एक तो ज्योग्राफिकल फीचर्स का हो गया, कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है आपका ज़िला, ये सब तो सामान्य सवाल हैं ही। इसके अतिरिक्त जो है ये पूछा जाएगा कि आपके ज़िला जो है, आपके ज़िला के 3 विशेषताएं बतलाइए, या 3 ऐसी चीज़ बतलाइए जिसके लिए आपका ज़िला बहुत फेमस है। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है। ज़िला जैसे मान लिया गया ज़िला था मेरा, तो गया ज़िला का नामकरण गयासुर राक्षस के नाम पर मिथकीय है। तो इस तरह से अगर या कोई भी आपका ज़िला हो तो उस ज़िला का नामकरण अगर किसी विशेष घटना पर, विशेष किसी भी कारण पे हुआ हो तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। समस्याएं, आपके ज़िले की समस्याएं क्या हैं, प्रमुख समस्या क्या है, ठीक है, और उस समस्या का आप निराकरण, निदान किस तरह से करेंगे, समस्याओं पर भी आपसे ज़िले में पूछी जा सकती है। जैसे कि गया के विषय में अगर लिया जाए तो यहाँ पर क्या कहा जा सकता है, पेयजल की समस्या, पेयजल की यहाँ पर समस्या है, इस समस्या का निराकरण कैसे करेंगे, तो आपको निदान वगैरह भी बताना है। 3 समस्याएं और उसका निराकरण, 3, 4, 5 कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो समस्याओं के विषय में भी बताना है। संभावनाएं, आपके ज़िले में क्या क्या आप संभावनाएं देखते हैं। अगर बोला जाएगा कि अगर आपकी पोस्टिंग आपके ज़िले में यहाँ पर कर दी जाती है तो आप इसमें किस तरह से सुधार लाएंगे। हालांकि ज़िले में अपनी पोस्टिंग होती नहीं है, लेकिन यह संभावना के रूप में अवश्य पूछा जाएगा कि आपके ज़िले में संभावनाएं क्या हैं। तो जैसे कि अगर उदाहरण गया के लिए ही लिया जाए तो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसी तरह से तमाम बातें हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं हैं। तो इस तरह से आप अपने ज़िले की संभावनाएं क्या हैं इस पर आप तैयार करके जाएंगे। और प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तित्व आपसे पूछा जा सकता है कि आप जिस ज़िले से हैं बताइए 2 ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिस पर आप गर्व महसूस करते हैं। तो 8-10 प्रसिद्ध व्यक्तित्व आप अपने ज़िले का ज़रूर याद करके जाएंगे। और आपका यदि हिस्ट्री ऑप्शनल विषय है तो संभव है कि बहुत हद तक यह संभव है कि इतिहास से जुड़ा हुआ पूछा जाएगा कि आपके ज़िले से बताइए कोई फ्रीडम फाइटर, या बहुत मतलब एक हाइपोथेटिकल में बात बता रहा हूँ कि ये इस तरह से प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ऐसा नहीं कि अपने ज़िले से 2 प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताइए, इतना सीधा साधा इस तरह का सवाल नहीं होगा। हो सकता है आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो और बातचीत में आपने पहले ही बताया हो शिक्षा में कि हाँ हिस्ट्री ऑप्शनल है मेरा, या ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री से किया है, तो पूछ सकते हैं कि आपके ज़िले से 2 फ्रीडम फाइटर का नाम बतलाइए, या फ्रीडम स्ट्रगल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के नाम बतलाइए, या फिर जेपी आंदोलन हुआ था उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 1-2 व्यक्ति के नाम बतलाइए। हिंदी साहित्य अगर आपका ऑप्शनल है, पूछेंगे आपके ज़िले से हुए 4 साहित्यकार के नाम बतलाइए। आपके ज़िले में कोई नाट्य अकादमी है क्या, इस तरह से कोई एकेडमी वगैरह है क्या जहाँ पर साहित्य को प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर नहीं दिया जाता है तो इस क्षेत्र में अभी तक क्यों नहीं काम किया गया, आप इसमें क्या करेंगे। हिंदी में आपने मान लिया पीएचडी किया है तो आपने पीएचडी किया, आप अपने ज़िले में साहित्य के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं।
तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व पूछा जाएगा आपको विभिन्न एंगल से कि आप अपने ज़िले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बतलाइए। दशरथ मांझी हमारे गया जिले से ही हैं और उस समय मांझी द माउंटेन मैन कुछ दिन पहले शायद फिल्म भी आई थी उसी आसपास में, तो मैं उन पर काफ़ी अच्छे से तैयार करके गया था, साहित्यकार पर तैयार करके गया था। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जिला हुआ, तो बायोडाटा में इस तरह से आपसे शिक्षा हुआ, कार्य हुआ, अभिरुचि हुआ, जिला हुआ, इतने एंगल से आपसे सवाल आप तैयार करके कम से कम जाएं तो कुछ हद तक आपसे शुरुआत जो है आपकी है, शुरुआत आप अच्छी ओपनिंग कर पाएंगे। अभिरुचि बायोडाटा हुआ। अब आगे आते हैं। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है साक्षात्कार की तैयारी के क्रम में, वह है वैकल्पिक विषय या ऑनर्स का जो विषय है, उस पर आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल तो यही बन सकता है कि अगर आपका ऑनर्स का सब्जेक्ट, मान लिया आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है और यहाँ आपने बीपीएससी मेंस ऑप्शनल जो है हिस्ट्री से लिखा है, तो पहला सवाल वही पूछ देगी कि आपने ऑनर्स इससे किया है, ज्योग्राफी या फिजिक्स से किया है, लेकिन आपने वैकल्पिक विषय यह रखा, क्यों रखा। तो अगर दोनों भिन्न है तो पहला सवाल तो यही बनेगा। और अगर भिन्न ना होने की स्थिति में आपका अगर ऑप्शनल और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट दोनों एक ही है तो उससे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इस क्रम में आपको करना यह है कि जो ऑप्शनल का सिलेबस है, मेंस ऑप्शनल का सिलेबस जो है, उसको सरसरी निगाह से आपके सब्जेक्ट का, उसको सरसरी निगाह से प्रत्येक टॉपिक का छोटा छोटा उत्तर जो है आपके पास प्रत्येक टॉपिक का अच्छे से तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ जो है स्नातक में जो आपने वो पढ़ा था सब्जेक्ट, वो प्रत्येक टॉपिक आपको थोड़ा बहुत तैयार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बोलने का स्कोप नहीं होता है, बहुत ज़्यादा देर तक आपको लंबा 500 शब्द में नहीं बोलना होता है, तो कम से कम हल्की जानकारी होनी ही चाहिए। तो दूसरा हो गया, और इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है कि वैकल्पिक विषय या जो आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया है, और उसके बाद वो उससे आपसे धुआंधार सवाल पूछ सकते हैं। तो इसमें करना यही है कि मेंस का जो है आपको पूरा सिलेबस है उसको अच्छे से जानकारी आपको रखनी है, और यहाँ से सबसे अधिक सवाल आमतौर पर पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो है आपको जीएस भी, जैसे कि हमारा जो था शक्ति सामंत सर का बोर्ड में था, तो पॉलिटिकल साइंस से वो खूब सवाल पूछते थे। तो आप अपना ऑनर्स का तो सब्जेक्ट तैयार रखे ही, या ऑप्शनल सब्जेक्ट उसको तैयार रखे ही, जीएस की भी हल्की फुल्की जानकारी इंटरव्यू के दौरान भी रखें, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू में पीसीएस में, बिहार विशेषकर बिहार पीसीएस में कई बार फैक्चुअल सवाल भी पूछे जाते हैं, या फिर जीएस जो आप मेंस लिख के आए हैं उसकी भी वहाँ पर आपकी जांच की जाती है, पूछ लेते हैं कभी कभी, तो वो भी आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, सरसरी निगाह से ही। अब तीसरा और जो महत्वपूर्ण है, जो आपका पूरा इंटरव्यू चलेगा उसमें मुझे लगता है कि 40% या 50% जो है वैकल्पिक विषय और करेंट जो है, इसी में 50% समय चला जाएगा। तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है करेंट अफेयर्स से आपसे सवाल काफी ज्यादा पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर से मेरा तात्पर्य है न्यूज़पेपर से वगैरह जो चल रहा है, आपको जिस दिन साक्षात्कार देने आप जाएंगे, आप उस दिन का भी न्यूज़पेपर और 2-3 न्यूज़पेपर बहुत डिटेल में पढ़कर जाएं। मैंने जिस दिन मेरा साक्षात्कार था, तो उसी दिन का कुछ जो एक न्यूज़ थी मुझसे पूछ लिया गया था, अफगानिस्तान से जुड़ी हुई कोई घटना थी, उस दिन न्यूज़ में आया था। तो मैंने हिचकिचाते हुए बहुत ही मूर्खतापूर्ण जवाब दिया था। मैं जोर से बोला था हिंदुस्तान, और फिर धीरे से शर्माते हुए मैंने बोला था सर मैं हिंदुस्तान अखबार पढ़ता हूँ सर। तो जिन्होंने सवाल पूछा था वो पता नहीं उनको कैसे गलत सुनाई दिया, जो भी है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अफगानिस्तान से ही रिलेटेड न्यूज है, बोल तो सही रहे हो, लेकिन क्या न्यूज है। फिर वो तुरंत दूसरे सवाल पर स्विच कर गए। कहने का मतलब है कि जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है वह है करेंट अफेयर्स। और करेंट अफेयर्स में पिछले 5-6 महीने, 2 महीने कम से कम, पिछले 2 महीने की महत्वपूर्ण घटनाएं तक, घटनाओं को लेकर, साथ ही साथ जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन तक का न्यूज़पेपर आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। तो करंट में आपको क्या क्या तैयार करना है, या जो न्यूज़ है उसमें आपको कैसे कैसे क्या तैयार करना है। तो उसमें आप सरकारी योजनाएं पिछले 2-3 महीने में देखिए, कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं या सरकारी घोषणाएं हुई है क्या, कोई उद्घाटन किया गया है क्या, इससे रिलेटेड वो लोग ज़्यादा सवाल पूछेंगे, ज़्यादा संभावनाएं बनती है, क्योंकि खुद ही वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि यह देखना कि आप जो है सरकार से, अपनी ही सरकार से, या जिस सरकार के अंग होने वाले हैं, जिससे सरकार के फंक्शन में आने वाले हैं, उसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। तो पिछले 2 महीने की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं अगर सरकार ने कुछ चलाई है तो, या कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं या कोई उद्घाटन, इस पर विशेष रूप से फोकस रखिएगा। पिछले, बल्कि इसमें जो है 5-6 महीने तक का देख लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त पिछले 2 महीने तक का जो है महत्वपूर्ण और बड़ी बड़ी जो घटनाएं अगर घटी हैं, जैसे अभी कोविड-19 का चल रहा है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, और ये तो 5-6 महीने पुराना हो जाएगा,
या फिर इसमें किस किस कंपनी ने जो है दावा किया है कि वैक्सीन चल रहा है, वैक्सीन के निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया है, कितने चरणों से वो गुजर कर वापस वैक्सीन मतलब कि बाजार में आता है, वैक्सीन बनाने में इतना समय क्यों लगता है, ये सब न्यूज़पेपर में भी है। तो ये सब आप जानकारी रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि साक्षात्कार के दिन तक की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को भी आप ध्यान में रखिएगा। आप साक्षात्कार में जब वहाँ बैठा था तो लोग इंटरव्यू दे रहे थे और उसके पहले पेपर पढ़ रहे थे। मैं पेपर लेकर गया नहीं था तो, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया था। तो आप साक्षात्कार के दिन तक की महत्वपूर्ण खबरों से आप खुद को अपडेट रखिएगा। अब अंतिम और जो बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी है, ये चौथा जो पार्ट है, पहला हो गया बायोडाटा, दूसरा हो गया आपका वैकल्पिक विषय और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, तीसरा है वही करंट जिसमें कि आपको इस बिंदु पर महत्वपूर्ण रूप से सरकारी योजना, और दूसरा जो है कि पिछले 2 महीने की महत्वपूर्ण घटनाएं उसको देखना है। साथ ही साथ जिस दिन साक्षात्कार है उस दिन तक आपको अद्यतन होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। और अंत में आते हैं हाइपोथेटिकल या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। वो हाइपोथेटिकल सवाल भी पूछेंगे और सिचुएशन बेस्ड सवाल भी आपसे वहाँ पर पूछेंगे। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है, जैसे बहुत ही मतलब लेमन काफ़ी प्रचलित उदाहरण है, रात्रि में आपको आग लगी है, हॉस्पिटल में आग लगी है और कहाँ लगा, स्कूल में आग लगा है, तो आप पहले कहाँ बचाने जाएंगे। इस तरह का हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछा जाएगा। जाहिर सी बात है आप अस्पताल में जाएंगे, क्योंकि कॉमन सेंस आपको यहाँ पर करना है ना कि भावुक नहीं होना है, क्योंकि आप कहेंगे नहीं नहीं मैं बच्चों को बचाऊंगा, बच्चे देश के भविष्य का आधार है, तो मैं स्कूल में जाऊंगा। तो रात्रि में बहुत संभावना है कि अगर वो हॉस्टल वाला स्कूल नहीं है तो बच्चे वहाँ होंगे ही नहीं, तो ज़्यादा सही है अस्पताल में जाकर बचाना। तो इस तरह से हाइपोथेटिकल सवाल कई सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पत्नी बनाम माँ, एक तरफ आपकी पत्नी है, एक तरफ आपकी माँ है, आप दोनों में से किसे चूज करेंगे। अगर पत्नी बोल रही है कि नहीं माँ को चूज की तो हम मर जाएंगे, माँ बोल रही है कि हाँ बेटा तुम पत्नी को चूज की तो हम फांसी लगा लेंगे। इस तरह से हाइपोथेटिकल सवाल। तो यहाँ पर आपको एक शब्द में जवाब नहीं देना है, पत्नी बोलकर चुप नहीं हो जाना है, माँ बोलकर चुप नहीं हो जाना है। कुछ 2, 3, 4 लाइन का वहाँ पर इस तरह से देना है जिससे कि उनको आगे कुछ सवाल पूछने का ये मिले और बातचीत आगे बढ़े। संतुलित उत्तर यहाँ पर देना है। आप यहाँ पर बात बना सकते हैं कि मैं दोनों इस स्थिति में क्यों पहुंचे, मैं इस पर जायजा लूंगा, पत्नी के जो जब सबसे पसंदीदा व्यक्ति है उनको चुनूंगा, माँ की जो सबसे पसंदीदा व्यक्ति उनको चुनकर एक क्या बोलते हैं कि पंचायती टाइप से एक गठन करूंगा। मैं बस हाइपोथेटिकल आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से उत्तर दिया जा सकता है कि मैं एक समिति का निर्माण या जो भी है एक पंच समूह का निर्माण करूंगा दोनों के फेवरेट व्यक्ति का मिलाकर। और इससे क्या होगा कि कुछ समय बीतेंगे, धीरे धीरे दोनों साथ रहेंगे, तो हो सकता है दोनों के विवाद जो हैं वो सुलट जाएं। पति पत्नी और माँ एक साथ रहने पर दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, इधर जो पंच है अपना आपस में बात करके कुछ समय काटेंगे या समय बिताएंगे, धीरे धीरे हो सकता है दोनों के विवाद सुलझ जाए और जो चरम बिंदु थी कि हाँ किसको चुनोगे वो स्थिति धीरे धीरे सलट जाए। तो इस तरह के आप जवाब दे सकते हैं। कई सारे हाइपोथेटिकल 50-100 सवाल आपको खुद से भी बनाकर और प्रीवियस ईयर में जो इंटरव्यू में जो साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरह के हाइपोथेटिकल सवाल पूछे जाते हैं। मुझसे जो हाइपोथेटिकल टाइप का एक सवाल पूछा गया था कि उन्हीं दौरान मेरी पढ़ाई लिखाई DU से हुई है, हिंदू कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, तो उसी दौरान जो है DU में ये दंगा वंगा चला था, बच्चों ने कुछ हल्ला गुल्ला मचा दिया था। तो मैं उस दौरान DU से तो जुड़ा हुआ था नहीं, यद्यपि कि मैं PhD उस समय शायद मेरी PhD चल रही थी, लेकिन मैं उस समय जॉब में था तो मुझे इसके विषय में जानकारी थी नहीं। तो पहला तो मेरा वही निगेटिव गया। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये जो बच्चे जो है या छात्र जो है दंगा कर रहे हैं, तो इन दंगों से आप कैसे निपटेंगे। मान लीजिए आप DSP हैं और आप वहाँ पर गए, तो आप इन दंगों से कैसे निपटेंगे। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। छात्र दंगा कर रहे हैं तो आप उनसे कैसे निपटेंगे, मुझसे यही सवाल पूछा गया था। या फिर एक है कि बहुत बड़े पोस्ट पर आप पहले ही से हैं, आप BPSC में क्यों आना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है रियलिस्टिक उत्तर की वो आपसे अपेक्षा रखते हैं। हाइपोथेटिकल सवाल में वो रियलिस्टिक अप्रोच की, हवाई वायवी उत्तर की नहीं बल्कि रियलिस्टिक अप्रोच की अपेक्षा रखते हैं। उसके विषय में हम लोग अंत में चर्चा करेंगे कि ध्यान देने योग्य बातें, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से हाइपोथेटिकल या सिचुएशन बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो यही महत्वपूर्ण 4 बिंदु हैं जिनको कि आप आधार बनाकर आगामी जो है साक्षात्कार की, BPSC के साक्षात्कार की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी सलाह यह देना चाहूँगा कि जो प्रीवियस जो लोगों से साक्षात्कार में सवाल पूछे गए हैं उसको कलेक्ट कीजिए। मैंने काफ़ी अच्छा खासा 30-40 साक्षात्कार के प्रश्न कलेक्ट कर लिए थे। ये बुक के रूप में भी मार्केट में भी मिल जाता है। मैंने अपने पुराने दोस्तों इत्यादि से संपर्क करके वो किया था, अभी मिल नहीं रहा। अगर मिलेगा तो मैं PDF के रूप में उसे भी डाल दूंगा। उससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि वो कहाँ तक जाते हैं। तो इतना तैयार कर लेने के बाद इतना है कि आप 50 मतलब कम से कम 50 से 60% प्रश्नों के लिए आप पहले से ही
तैयार रहेंगे। और सबसे अंत में वही आता है एड्रेस वगैरह, उस पर विशेष रूप से बात करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप बीपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बैंक पीओ या इस तरह से कुछ है नहीं, आप देने नहीं जा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कैसे कपड़े पहन के जाने चाहिए, क्या पहन के जाना नहीं चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और इन सब का मेरी अपनी समझ है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ है, जबकि ये लोग कहते हैं कि चाल ढाल से या आपके इंटर होने के 30 सेकंड के अंतर्गत ही वो जज कर लेते हैं कि इसको कितना देना है, क्या है, दिस दैट। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ जो भी जाते हैं काफ़ी अच्छे से खुद को मेंटेन करके ही जाते हैं, कोट टाई पैंट वगैरह पहन के जाते हैं, वेल पॉलिश शू वगैरह होता है। आप भी जाएंगे, इससे और कुछ नहीं, मेरा अपना मानना है कि और कुछ नहीं होता है। बस आपका आत्मविश्वास जो, आपका कॉन्फिडेंस जो है, वो थोड़ा सा नए कपड़े पहनकर जाने से आप थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। तो ये सब आपको करके ही जाना है। जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि एमफिल के दौरान जो है मैंने 3 यूनिवर्सिटी में एमफिल का एग्जाम दिया था। तो जेएनयू में मुझे इंटरव्यू में मेंस तो क्लियर हुआ, उसके बाद इंटरव्यू जब मैं एमफिल के लिए गया तो मैं चप्पल पहन कर चला गया था, तो मुझे वहाँ पर 30 में 4 नंबर आया और मैं फाइनली 2 नंबर से छट गया। तो मुझे कम अंक इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं चप्पल पहन कर गया था, मेरी अपनी सोच है, बल्कि कम नंबर इसलिए आए कि मैंने जो वहाँ जवाब दिया था बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। चप्पल से का 2 हो सकता है प्रभावित हुआ हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इन बिंदुओं पर आप तैयारी कर इंटरव्यू की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और जो कुछ और महत्वपूर्ण जो है टॉपिक हैं उस पर, या जो मुझे लगता है कि आपसे शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपसे बताऊंगा। यूनिक होने की कोशिश कभी नहीं करें इंटरव्यू में, आप यूनिक होने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। जैसे कि आपसे पूछा जाता है, और आमतौर पर यह सवाल पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है। तो आप ये उत्तर मत दे दीजिए यहाँ के लोग ही बिहार के लोग ही जो हैं बिहार के पिछड़ेपन के कारण हैं। ये लोग जो हैं क्या हैं कि आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, इनमें क्या है कि कल्चर नहीं है, दिस दैट। इस तरह से आपको जवाब यूनिक होने की कोशिश नहीं करनी है। इसके बावजूद कि हो सकता है कि आपका उत्तर सही हो, उसको दूसरे ढंग से प्रेजेंट करना है। जैसे कि यही पूछा गया कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण, तो आपने जो वही पढ़ा है कि उद्योग धंधे की कमी है, या फिर लोगों में जो विल पावर की कमी है, या मतलब कि परिवर्तन वगैरह, इस तरह से आपको जवाब देना है। यह नहीं सीधे बोल देना है कि बस यहाँ के लोग बदलना ही नहीं चाहते हैं, या बिहार के लोग ही बिहार के पिछड़ेपन की समस्या है। यद्यपि कि यह भी एक कारण आप जो लंबा उत्तर में पढ़ते हैं वो आता है कि यहाँ के लोग जो हैं रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं रखते हैं, या फिर इनोवेटिव बहुत ज़्यादा होना पसंद नहीं करते हैं। तो बात तो कुल मिला जुला कर वही हुई जो एक लाइन में आपने शुरू में कहा, लेकिन कहने का तरीका बहुत अंतर था। तो इस तरह के उत्तर आपको नहीं देना है, बहुत ज़्यादा यूनिक होने की कोशिश नहीं करनी है, पहला। दूसरा जो है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट उत्तर नहीं देना है, कॉन्क्रीट उत्तर देना है। दूसरा सुझाव है, दूसरा सलाह है, जो मेरा दूसरा अनुभव है कि एब्स्ट्रैक्ट उत्तर नहीं देना है, अमूर्त हवाई बात नहीं करनी है, कॉन्क्रीट उत्तर देना है। और उत्तर जो है वो यथार्थवादी हो, आदर्शवादी होने के बजाय। जैसे कि आपसे यह पूछा जाए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब में है, अच्छी खासी सैलरी है, या आप कोल इंडिया में है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, 1 लाख रुपये आपकी सैलरी है, आप यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं? तो आप ये मत कहिए कि बस सर हम समाज बदलना चाहते हैं, डीएसपी बनकर हम समाज बदल देंगे, या फिर कुछ इस तरह का कि हाँ सर हम पावर चाहते हैं और हमारा जो बहुत पुराना बदला था वो लेना। इस तरह का कोई उत्तर नहीं देता भी नहीं है, बदला वाला टाइप का उत्तर तो कोई नहीं देता है। लेकिन इस तरह से आपको हवाई बातें भी बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है कि सर बस मैं समाज को परिवर्तित करना चाहता हूँ, बदल देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। क्योंकि वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो भी ब्यूरोक्रेट्स ही हैं, और वो भी इसी प्रक्रिया से होते हुए 30-40 साल तक इसमें खट कर घिस कर वहाँ पहुँचे हैं, चेयरमैन बने हैं, वहाँ पर अध्यक्ष बने हैं या मेंबर बने हैं। तो उनको भी पता है कि कौन किस लिए आना चाहता है। 22-23 साल की उम्र में जो बच्चे वहाँ जाते हैं, निश्चित रूप से उनमें भावनाएं यही होती हैं कि बस समाज बदलना है, कहीं ना कहीं उनमें ये भावना होती है। लेकिन धीरे धीरे आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि 1 लाख रुपये सैलरी के बावजूद जो है डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर का जॉब है बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठापूर्ण है, वो आपकी समाज में प्रतिष्ठा को उठाएगा। साथ ही साथ क्या है कि आपके पास समाज के लिए कुछ कर पाने का, समाज को देने के लिए कुछ अवदान देने का भी मतलब एक अवसर प्रदान करेगा, तो आपको आंतरिक संतुष्टि भी प्रदान करेगी। इस तरह का उत्तर आप दे सकते हैं। इस बात को अच्छे से जानते हैं कि यही इसका उत्तर होगा। आप सिर्फ और सिर्फ समाज बदलने के लिए भी जा रहे हैं तो इस तरह का भावनात्मक उत्तर नहीं देना है, आपको यथार्थवादी उत्तर देना है। साक्षात्कार के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो मेरा अपना अनुभव है, मैंने पहले भी जो बताया था कि साक्षात्कार या इंटरव्यू जो है वो पूरी तरह से आपके हाथ में होता है, बहुत हद तक आपके हाथ में होता है। आप इंटरव्यू को जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा दिशा दे सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, शक्ति सामंत सर का बोर्ड था, पॉलिटिकल साइंस से खूब सवाल पूछते थे, और मेरे से पहले वाले जो लोग गए थे उनसे भी खूब पॉलिटिकल साइंस का सवाल उन्होंने पूछा था, और तब मेरा पॉलिटी बहुत ही कमजोर हुआ करता था।
तो लेकिन पहले ही सवाल में मैंने दिशा जो है हिस्ट्री और हिंदी की तरफ मोड़ दी और बाद में जो पूरा इंटरव्यू है उसी डायरेक्शन में बहुत हद तक चला। तो साक्षात्कार की यह विशेषता है कि आप उसको अपने अनुसार मोड़ सकते हैं। इस क्रम में आपको करना बस यह है कि जो सवाल पूछा जाए तो जो आप उत्तर दें उसमें उन्हीं वाक्यों को शामिल करें, उन्हीं टर्मिनोलॉजी को शामिल करें उत्तर देने के क्रम में, जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो, अच्छी कमांड हो, और उस क्षेत्र में जाने से बचे उत्तर देने के क्रम में। कई सारे जब आप उदाहरण से अपनी बात को पुष्ट करेंगे प्रश्न के उत्तर में, तो उस क्षेत्र का उदाहरण देने से बचे जो कि आपका कमजोर पहलू हो। आप मजबूत पहलू देंगे तो वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो उसी से फिर आपके मजबूत पहलू सही करेंगे तो इंटरव्यू आप ही के अनुसार चलता जाएगा। तो इंटरव्यू जो है वो पूरी तरह बहुत हद तक आपके हाथ में होता है। और साथ ही साथ प्रश्न का कोई उत्तर है उसको कहाँ पर इंड करें, वहीं पर इंड करें जहाँ पर जहाँ कोई क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर इंड वहाँ पर करें, जिससे कि आपसे सवाल अगर आगे पूछा जाए उसी को आगे बढ़ाया जाए तो आप उसको अच्छे से उत्तर दे सकें। यानी कि दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने वक्त जो है आप उन्हीं टर्मिनोलॉजी, उन्हीं वाक्यों, उन्हीं विषयों को समाहित करें जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो। दूसरा, जब आप अपना उत्तर खत्म करें तो उसी पॉइंट पर खत्म करें जहां से अगर आगे सवाल पूछा जाए तो क्या है कि आप उसका उत्तर दें। और तीसरी बात यह है कि आप अपने उत्तर में यह स्कोप अवश्य रखें कि क्रॉस क्वेश्चन किया जा सके। क्रॉस क्वेश्चन किया जा सके, इससे क्या होगा कि आपका इंटरव्यू आगे बढ़ेगा। और क्रॉस क्वेश्चन के लिए उन्हीं थ्रेड्स को खोलें, उन्हीं धागों को, उन्हीं बिंदुओं को छोड़कर रखें जिसमें कि आप अच्छे से जवाब दे सकें। जैसे कि आपकी उदाहरण दे रहा हूँ, यहीं पर अगर आपको पूछ दिया जाए पत्नी और माँ में से किसको चुनेंगे, आप धीरे से बोल दिए पत्नी या बोल दिए माँ, बात वहीं खत्म। इससे क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्यों होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा यह पूछा जाएगा पत्नी क्यों चुना, माँ क्यों नहीं, तो आप ये कह दें मेरी मर्जी, मेरी पत्नी मुझे बहुत पसंद है, माँ ने मुझे जन्म दिया। इस तरह से करके आप अपना इंटरव्यू बिगाड़ेंगे। तो क्रॉस क्वेश्चन के लिए भी स्कोप रखें। तो साक्षात्कार के लिए तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। और इंटरव्यू की तैयारी में सबसे बड़ा एक और मिथक यह है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, कि लोगों के मन में यह है कि क्या है कि यह व्यक्तित्व का परीक्षण है, व्यक्तित्व का निर्माण कुछ दिनों में नहीं हो सकता है, तो हम चाहे इधर कितना भी कुछ कर ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सारी बातें सही होंगी जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला, लेकिन मेरी अपनी समझ है कि सारी बातें बकवास हैं, बेकार की बात है। इंटरव्यू की तैयारी कुछ दिनों में हो सकती है। और यह सब भ्रम है कि वहाँ जो है बैठे हुए जो बोर्ड में लोग होते हैं, या मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है जैसा कि बाजार में ऐसा अफवाह फैला रहता है कि आपके पैर हिलाने के ढंग से, आपके बैठने के ढंग से, या आप ऐसे संगुली कर रहे हैं उसके ढंग से आपका पूरा व्यक्तित्व नाप लेगा। ऐसा कुछ वहाँ इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट ऐसा इस तरह का नहीं होता है। वो आपकी साइकोलॉजी नापने के लिए वहाँ नहीं बैठा है। तो आप जो है इंटरव्यू की तैयारी, साक्षात्कार की तैयारी कुछ दिनों में कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एक दो और अंत में महत्वपूर्ण बात जो मैं कहूँगा कि बहस वहाँ पर आपको नहीं करना है। पोलाइट व्यक्ति को जीवन में होना ही चाहिए ऐसे भी। और अगर आप गुस्सैल स्वभाव के हैं भी तो कुछ समय के लिए उस गुस्से को इसके पोटली बना लें और उसको हिंद महासागर में या मारियाना ट्रेंच में फेंक के आ जाए। फिर जब इंटरव्यू हो जाएगा फिर चाहे तो जाकर वहाँ से वापस लेते हैं। यानी कि अपने गुस्से को काबू में रखना है, वहाँ गुस्सैल या अड़ियल टाइप का आंसर नहीं देना है। जैसे कि उसमें आपको एक आध सवाल उकसाने वाले पूछे जा सकते हैं। जैसे मुझे से पूछा गया था, जो मोटा मोटी उसका भाव था, एग्जैक्ट सवाल याद नहीं आ रहा है। बोर्ड के एक सदस्य ने मुझसे कहा था कि हाँ जी तुम इतना हिंदी 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 कर रहे हो, हिंदी पढ़े का मतलब उनका भाव यही था कि क्या उखाड़ लिए, समाज में तुम्हारा क्या योगदान है। बीटेक जो पढ़ेगा बेचारा इंजीनियर, वो पुल बनाएगा, रॉकेट बनाएगा, समाज का प्रगति होगा। तो इसका मेरा जवाब यही था। इस पर काफ़ी उन्होंने डेरोगेटरी वे में इसको कहा था। मेरा जवाब यही था कि सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। कई बार मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है कि जो है उनका योगदान ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद फिर से मैंने अपनी बात को डिफेंड किया कि हिंदी पढ़ने से क्या है, क्या लाभ है समाज को, क्या मैं दे सकता हूँ, दिस दैट तमाम बातें मैंने की। उनका सवाल यह भी था कि 10+2 से तुम उसी में कि DAV से पढ़े हो, पैसा बर्बाद कर दिए, हिंदी ही पढ़ना था तो तुम कहीं इस तरह से सरकारी स्कूल, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो इसका भी मैंने उत्तर दिया था कि सर स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकारी स्कूल में भी जो है, प्राइवेट स्कूल में जो होते हैं कौन से लोग जाते हैं, जो सरकारी स्कूल में टीचर के रूप में एग्जाम देते हैं और सफल नहीं होते हैं वही जाते हैं वहाँ पर। इसी तरह से मैंने थोड़ा पोलाइट वे में वहाँ पर मैंने जवाब दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि बहस वहाँ बिल्कुल भी ना करें। क्रॉस क्वेश्चन, उकसाने वाले क्वेश्चन आपको किए जाएंगे, उससे घबराना नहीं, बहुत ही पोलाइटली मुस्कुराते हुए जवाब देना है और पोलाइट रहना है हमेशा, और बहस वगैरह नहीं करना है। तो आई होप इन बिंदुओं को जो है कि बायोडाटा, वैकल्पिक विषय और इनके अंतर्गत क्या क्या है सारा मैंने बता दिया। अपनी समझ में जितना हो सकता था मैंने बताया।
करंट अफेयर्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड सवाल तैयार करके, और इन 5-6 जो अंत में मैंने बिंदु बताया उनको ध्यान में रखकर आप अपना इंटरव्यू अच्छे से तैयार कर सकेंगे। और एक कॉपी बना लीजिए, उस पर इसको लिख सकते हैं और उसी के अनुसार हाइपोथेटिकल तमाम सवाल बनाइए, उसका जवाब बनाइए। मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आगामी जो इंटरव्यू है आपका बहुत अच्छा होगा, आप डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनकर आएंगे। मुझे 120 में 95 अंक आए थे, आप शायद 120 में 110 अंक भी ले आएंगे। इसी कामना के साथ मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।